हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी में संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, इसमें जो फीचर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता होगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो संविधान है वो अनरिटन अलिखित संविधान है और कुछ कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं लेकिन मूलतः वो कन्वेंशंस पे चलता है। अब हम अपने की बात करते हैं। हमारे मूल जो संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स। उसके 22 भाग थे जिसमें 8 सूचियाँ थी। लेकिन अभी 1950 से लेके 2021 तक उसमें 448 आर्टिकल हो चुके हैं। 25 भागों में वो बढ़ चुका है, जो बढ़ चुके हैं, और 12 उसमें अभी सूचियाँ हैं। तो ये सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान। दूसरी है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो संविधान है वो काफ़ी अलग अलग माध्यमों से लिया गया है, अलग अलग स्थानों से लिया गया है। उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो फर्स्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट और दूसरा है फिलोसॉफिकल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे संविधान का वो मतलब जो मूलतः है, जो संविधान जो बना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसका जो बेसिक जो चीज़ है वो वहाँ से ली गई है। उसके बाद जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, दार्शनिक जो भाग है, उसको 2 भागों में विभाजित किया है। एक है फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से ग्रहण किया है। तीसरा आता है हमारा जो संविधान है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इसका मतलब ये हुआ हमारे संविधान के अंदर जो कोई भी संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो संशोधन कर जो होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो बहुत आसानी से या थोड़ा सा टफ। उसी को बोला गया है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। मतलब पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से भी उसके अंदर संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है, और किसी किसी उसमें 3/4 मेजोरिटी और साथ में कुछ राज्यों का मत भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए इसको कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो संविधान है वो संघीय है लेकिन एकीकृत भी है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइसेस, मतलब फेडरल है, स्टेट भी है और सेंटर भी है। लेकिन क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो सेंटर की तरफ को थोड़ा टिल्टेड है, मतलब थोड़ा झुका हुआ है। तो सेंटर पावरफुल है हमारे यहाँ पे। फीचर्स अगर हम देखें तो फेडरल फीचर्स क्या है, 2 गवर्नमेंट हैं, सेंटर भी है, और भाई स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवीजन ऑफ पावर्स है आपस में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की श्रेष्ठता है, और बाइकैमरलिज्म मतलब 2 सदन है हमारे यहाँ पे, ऊपरी सदन और निचला सदन, राज्यसभा लोकसभा। अगर यूनिटरी एकीकृत फीचर्स की बात करें तो वे हैं जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी राज्य का या सभी राज्यों का अलग संविधान हो। 370 समाप्त होने के बाद तो ये पूर्ण तरह से अब ये चीज़ साबित हो चुकी है। सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, राज्यों की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है। हमारे यहाँ पे क्या सिंगल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि भी हमने ऊपर ही पढ़ा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट सारे जितने भी देश के कोर्ट्स हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में काम करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, राज्यों के अंदर राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा, IAS IPS है ना, ये सब क्या अखिल भारतीय सेवा है। सेंटर रिक्रूट करता है उनको, लेकिन वो काम कहाँ पे करते हैं, स्टेट्स में काम करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं साथ में, आपातकालीन है ना, ये जो प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गए हमारे क्या यूनिटरी और फेडरल फीचर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। ये डिटेल में इसका मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक समरी देख लेते हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, डुअल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट भी है और साथ में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल है। मेजोरिटी पार्टी रूल जिस दल को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं, वो सरकार का निर्माण करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति, है ना, मतलब जो पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर जो साहब हैं उनका एक तरह से नेतृत्व होता है, या फिर स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक श्रेष्ठता का मिश्रण है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कानून जिस तरीके से बनाया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो एक होता है इसमें, इसका भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में वीडियो है, आप जाके अच्छी तरह से उसमें उसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे दो तरीके से लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है दुनिया में। हमारे यहाँ पे है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये एक लिमिटेड एक प्रोसीजर होता है ना, और एक दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ का है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का है, क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। सही है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। हमारे यहाँ पे सिंथेसिस है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी क्या दोनों में जो लाइन है वो बहुत थिन होती जा रही है ना। इसको आप जाकर डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, जैसे मैंने भी बताया ही आपको। सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स और बाकी के जो कोर्ट्स हैं वो सारे काम करते हैं, और वो पूरा का पूरा जो है स्वतंत्र है, उसका किसी भी तरीके एग्जीक्यूटिव का कोई दखल नहीं होता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 में इनको दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 6 स्वतंत्रताएं इसके अंदर 19 में ऊपर जो राइट टू फ्रीडम है उसमें दे रखी हैं, उसके अंदर भी इसमें रिलीजन का आता है, और ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से अनुच्छेद 25 से 18। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर किसी भी हमारे जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं अगर उसका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिट दाखिल की जा सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती है। 5 तरह की रिट्स हैं जो दाखिल की जा सकती हैं। अमेरिका में 6 होती हैं। आता है फिर नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भाग 4 में दिए गए हैं। ये जो पूरा का पूरा है, ये इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपसे भाग भी पूछे जाते हैं, फीचर्स पूछे जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, ये सारा। तो ये पूरा पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इनको मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि एक है समाजवादी, कुछ जो प्रिंसिपल हैं वो समाजवादी हैं, कुछ हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ हैं उदारवादी बौद्धिक लिबरल इंटेलेक्चुअल। उसके बाद आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भाग 4A में अंकित हैं, ठीक है, और भाग 4A के साथ में अनुच्छेद 51A में है, जो कि टोटल 11 ड्यूटीज हैं। पहले 10 थी जो कि अब 11 हो चुकी हैं। देखिए ये जो मूल कर्तव्य है, ये हमारा जो मूल संविधान था ये उसमें नहीं थी। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके बाद उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इनको संविधान में जगह दी गई थी। एक बात और, आप मूल अधिकार अगर हनन होता है, ये जस्टिसिएबल है मूल अधिकार, अगर हनन होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं इनके, अगर इनका कोई अगर कोई मतलब जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है ना, या ऐसी कोई भी जो पूरी 11 जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, अगर कोई नागरिक मतलब उनका अगर नहीं उस काम को करता है, अगर अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है अच्छी तरह से, तो सरकार उन पे केस नहीं कर सकती है ना, मतलब दे आर नॉट जस्टिसिएबल। सेक्युलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष, हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। संविधान के अंदर सभी को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे ऊपर है हमारे मूल कर्तव्य में जिसको दिया गया है। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि हमारे देश के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी आस्था पद्धति को अपना सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 तरह का सेक्युलरिज्म होता है। एक है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्टेट किसी भी मतलब स्टेट किसी भी धार्मिक चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो रेस्पेक्ट क्या हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा, आपको जैसे करना आप कीजिए, है ना, ये वेस्ट का कंसेप्ट है। लेकिन भारत का हमारा कंसेप्ट क्या है, हम ये कहते हैं कि राज्य हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा, राज्य प्रमोट भी नहीं करेगा किसी रिलीजन को, लेकिन राज्य रिस्पेक्ट सब रिलीजन की करता है, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो उसे करे। ये है सेक्युलरिज्म, ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है 18 साल से ऊपर का 18 साल या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल है
और जिसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो जाके मत अपना डाल सकता है। मतलब लोकसभा के इलेक्शंस में या जो लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उनमें वो शामिल हो सकता है। पहले जो ये आयु थी 18 साल अब है, पहले आयु थी होती थी 21 साल, लेकिन संविधान के 61वें संशोधन के तहत 61वां 61st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में हुआ था, तो उसके बाद जो इसकी आयु थी वो कम कर दी गई 21 साल से लेके अब उसको 18 साल कर दिया गया है। 1989 से इसको लागू किया गया था। इसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है ना। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्र निकाय हैं, है ना, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है ना, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जिसके तहत आईएएस और आईपीएस की जो आईआरएस आईएफएस उनकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट की जाती है। तो ये भी एक सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, और 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 के तहत जो है वित्त आपातकाल लगता है, जो कि अब तक नहीं लगा है। इसके बाद है 3 टायर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था है सरकार की। एक तो हो गई सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, है ना, एक हो गई स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, और उसके बाद एक होती है लोकल लेवल पे गवर्नमेंट। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। इसको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक होती है अर्बन और एक होती है रूरल। अर्बन के तहत आप कह सकते हो जैसे कि मेट्रोपॉलिटन, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप समझिए, है ना, ये क्या है, ये अर्बन है। और अगर रूरल ग्रामीण भारत की हम बात करें तो जैसे जिला पंचायत होता है, जैसे ग्राम पंचायत होती है ना, ये सब क्या है, ये रूरल में आता है। ये कैसे हुआ, ये हुआ 1992-93 के अंदर संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत ये जो सरकार है ये त्रिस्तरीय बनाई गई। पहले से थी लेकिन उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी गई। सही है, तो अभी ये समझिए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो उससे जाके फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये थी सारी की सारी हमारे संविधान की जो उसके फीचर्स हैं वो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी रीडिंग एंड टेक केयर।